तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश ओरिगा सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें किस चीज़ का विवरण दिया गया है, कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, जिसका टॉपिक है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन के विषय में समान अवसर मिलेंगे सभी को। यहाँ पर पहला क्लॉज है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समता होगी। इसका मतलब है कि जो सरकारी वैकेंसी आएंगी सरकारी जॉब के लिए, तो वहाँ पर सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा कि आप फॉर्म डाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर लोग फॉर्म डाल सकते हैं या फिर निम्न जाति के लोग फॉर्म नहीं डाल सकते, या फिर निम्न जाति के लोग फॉर्म डाल सकते हैं तो फिर बड़े लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर यही हो सकता है कि ओबीसी SC ST के लिए कुछ आरक्षण होता है तो इनसे फीस ना ली जाए या कम फीस ली जाए, और जनरल वालों से ज़्यादा फीस ली जाए, यही हो सकता है। लेकिन अवसर सबको समान मिलेगा। यहाँ पर दूसरा क्लॉज है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा और ना उसके विभेद किया जाएगा, ना उससे विभेद किया जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, यानी वो कहीं का भी जन्मा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या फिर केरल का हो या MP बाहर का हो, कहीं का भी हो, वो उसके लिए पात्र होगा, उसे अपात्र नहीं माना जाएगा। जैसे ये हो सकता है कि कोई राज्य लेवल पर वैकेंसी आए तो वहाँ पर दूसरे स्टेट के लोगों को ना लिया जाए, लेकिन जो केंद्र लेवल पर वैकेंसी आती है उसमें सभी राज्य को समान अवसर मिलते हैं। सभी राज्य के व्यक्तियों को वहाँ पर जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना उनके उद्भव के साथ भेदभाव किया जाएगा कि तुम क्या करते थे या क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो वैकेंसी आएंगी तुम फॉर्म डालोगे, जो सबके साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा। सबको फिजिकल देना पड़ेगा, तुम्हें भी देना पड़ेगा, सबको पेपर देना पड़ेगा, तुम्हें भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही सब है। यहाँ पर तीसरा क्लॉज है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। जैसे आप UP के हो, OBC में आते हो, और MP में कोई वैकेंसी आई तो आपने फॉर्म डाला तो OBC से सीधे सामान्य में चले जाते हो, जहाँ पर कोई आरक्षण नहीं मिलता है। और जैसे आप MP के हो, SC में आते हो, तो UP की कोई भी वैकेंसी आई राज्य लेवल पर तो वहाँ पर आपने फॉर्म डाला तो वहाँ पर सीधे सामान्य में चले जाओगे। आपको वहाँ पर SC का जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलता है। चाहे फिर आप OBC के हो, SC के हो, ST के हो, ज़्यादातर दूसरे राज्य की जो वैकेंसी आती हैं वहाँ पर सामान्य में चले जाते हो तो वहाँ पर उतना आरक्षण नहीं मिलता है। चौथा क्लॉज है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण है। जैसे SC के लोगों की कमी पड़ेगी, SC के लोगों को 15% आरक्षण है, तो अगर 15% से कम लोग काम कर रहे हैं सरकारी तो फिर उसको बढ़ा दिया जाता है, वैकेंसी उनके लिए ज़्यादा निकाल दी जाती हैं। और अगर ST के लिए 7.5% आरक्षण है तो ST के लोगों की कमी पड़ी तो उनके लिए वैकेंसी निकाल दी जाती हैं, और अगर OBC वालों की कमी पड़ी तो उनको निकाल दी जाती हैं। तो ये होता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आरक्षण है। और 16 का चौथे क्लॉज का सबसेक्शन है, पहला सबसेक्शन है पदोन्नति में आरक्षण, केवल SC ST के लिए है, यानी कि जो आपका प्रमोशन होगा उसमें आरक्षण होगा। जैसे कि अगर SC वाले का प्रमोशन 3 साल में हो रहा है तो हो सकता है जनरल वाले का 5 साल में होता हो प्रमोशन, या फिर 4 साल में, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर 16 के चौथे क्लॉज का दूसरा सबसेक्शन है कैरी फॉरवर्ड लॉ होता है एक, जो कि बैकलॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं अग्नयन का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे 2024 में 100 पोस्ट आई और SC को 15% आरक्षण मिलता है, तो SC की सीट कितनी हुई? 15, और 15 में से मान लो कि 15 लोग नहीं मिले, 10 लोग मिले, तो 5 सीट तो खाली गई। तो फिर अगली साल 2025 में भी 100 पोस्ट आई, तो वहाँ पर 15 तो मिलेगी इनको SC वालों को, लेकिन जो 5 पिछली बची उनको भी जोड़ दिया जाता है। और मान लो फिर भी पूरी नहीं भरी, 10 बची और 10 लोगों की भर गई, तो फिर 2026 में जब 100 पोस्ट आएंगी तो उसमें 10 ऐड कर दिया जाएगा, तो कितनी हो गई? 25 हो गई। 25 में से 15 लोगों की भर गई, अब फिर 10 बची। 2027 में जो आएंगी पोस्ट तो वो 100 में से 15 ही पोस्ट मिलेंगी
क्योंकि 3 साल में इन पिछली पोस्टों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 3 साल के अंदर अगर बैकलॉग पूरा नहीं होता है तो फिर शुरू से दोबारा किया जाता है। 100 पोस्ट में से SC को 15 पोस्ट ही मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 2026 में 25 पोस्ट हो गई थी, जिसमें से 15 लोग चुने गए और फिर 5 लोग बचे, 10 लोग बचे, तो 10 लोग फिर आगे 2027 में जाएंगे, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया 25। 25 में से मान लो 20 लोगों के हो गए सिलेक्शन, 5 लोग रह गए। तो जो 5 लोग रह गए, अब जब भी 2028 में वैकेंसी आएगी तो ये 5 लोग हैं, ये नहीं जुड़ जाएंगे 15 में, 15 ही रहेगी। क्योंकि पिछले 3 साल में अगर बैकलॉग पूरा नहीं होता है तो फिर सरकार इसको रिजेक्ट कर देती है और फिर शुरू से कर देती है। यहाँ पर 5वां क्लॉज है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यालय से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। इसका मतलब ये है सीधा सा कि मान लो कि भगवान राम का मंदिर बना है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम लोगों को नौकरी मिल जाए, यानी कि जो पंडित हैं वहाँ पर कर्मचारी वगैरह हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर मुस्लिम लोग काम करने लगें। वहाँ पर हिंदू लोग ही काम करेंगे। और मान लो कि मस्जिद में कोई ज़रूरत पड़े तो ऐसा तो है नहीं कि पुजारी लोग चले जाएँ, वहाँ पर मौलवी साहब जाएंगे। तो किसी भी धर्म के लिए अपने ही धर्म का पुजारी यानी अपने ही धर्म के कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 16 का 6वां क्लॉज है, EWS को 10% आरक्षण, यानी कि जनरल में भी गरीब लोग आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग अमीर हो, जनरल में भी कुछ पंडित कुछ ठाकुर लोग गरीब भी होते हैं, तो वो EWS में चले जाते हैं, तो उनको 10% आरक्षण मिलता है। EWS में जाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? यहाँ पर 2 शर्तें रखी गई। पहला है आपके पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपके पास 5 एकड़ से कम खेती की ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा है परिवार की आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि आपके परिवार की आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 साल की 8 लाख से कम कमाते हो तब आपको EWS में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। ऐसी मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को पढ़ने और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल यानी कि सूर्य का सिस्टम में। तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के साथ।